चैप्टर है जी डेटाबेस मेंटेनेंस। इसमें हम देखेंगे कि ओरेकल 10 GUnode ओरेकल डेटाबेस को कहता है सेल्फ मैनेज डेटाबेस है, सेल्फ मैनेज या सेल्फ ट्यून डेटाबेस है। वो रीजन क्या है उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। या आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर दोबारा आएगा नेक्स्ट बुक के अंदर। ये दोनों चैप्टर्स, ये जो अगले बल्कि अगले जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स दोबारा से रिपीट होंगे नेक्स्ट बुक में। लेकिन आपने यहाँ पे या वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में आएंगे, इससे नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनको ज़्यादा क्लियर करके चलना होगा। ओके, ओरेकल में बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपका SGA जो है, और SGA के अंदर सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे डेटाबेस बफर कैशे है, शेयर्ड पूल है, लार्ज पूल है, जावा पूल है एंड सो ऑन। अब जो भी यूजर्स कनेक्टेड होते हैं आपकी डेटाबेस के साथ, और वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन सी क्यूरी चला रहे हैं, और क्यूरी कितनी दफ़ा चली है, उस क्यूरी ने कितना डाटा लेके आई, कितना डाटा उसने सॉर्ट किया, कितनी सॉर्टिंग मेमोरी में हुई, कितनी सॉर्टिंग डिस्क पे हुई, कितनी आईओज करनी पड़ी उसको, कितने ब्लॉक्स रीड करने पड़े, कौन से टेबल्स में से ज़्यादा डाटा रीड हुआ एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, दीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैप्चर कर रहा होता है, इनको परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आपका डेटाबेस परफॉर्मेंस रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हर वक्त कैप्चर कर रहा होता है, और वो स्टैटिस्टिक्स मेमोरी में अवेलेबल होते हैं। जैसे लाइब्रेरी कैशे से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स शेयर्ड पूल में होंगे, डिक्शनरी कैशे से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स शेयर्ड पूल में होंगे, डेटाबेस बफर कैशे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स का कैप्चर होंगे एंड सो ऑन। बहुत सारे मेमोरी एरियाज के अंदर और स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करके रखता है, और ये स्टैटिस्टिक्स हर वक्त कैप्चर हो रहे हो बैकग्राउंड पे। आप इनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एक पैरामीटर है स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर लेवल का, ये बाय डिफॉल्ट टिपिकल सेट हुआ होता है। आप इसको बेसिक, टिपिकल या ऑल सेट कर सकते हैं। तो बेसिक करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स जो कैप्चरिंग है मेमोरी के अंदर वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स कैप्चरिंग डिसेबल हो जाएगी। टिपिकल करेंगे जो कि डिफॉल्ट वैल्यू और रिकमेंडेड भी है, तो काफी सारी स्टैटिस्टिक्स कैप्चरिंग इनेबल होगी और इनेबल रहनी चाहिए। ऑल करेंगे तो ज्यादा अग्रेसिवली होगी, तो ऑल नहीं करनी चाहिए, ना बेसिक करेंगे, टिपिकल रहनी चाहिए। समटाइम्स रिक्वायर्ड होता है कि डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करने, तो फॉर द टाइम बिंग वैल्यू को ऑल कर दें, और फिर जब वो आप स्टैटिस्टिक्स कैप्चर कर लें, रिपोर्ट जनरेट कर लें, तो फिर वापस इसको टिपिकल पे सेट कर लें। और ये जो स्टैटिस्टिक्स आपको अवेलेबल होते हैं, ये बहुत सारे $V के व्यूज हैं, उनके थ्रू आप उनको देख सकते हैं। जैसे $, सिस्टैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, $, सेस्टैट के नाम से भी है, $, सिस्टम इवेंट के नाम से है, $, सेशन इवेंट के नाम से है, $, PGA स्टैट के नाम से है एंड सो बहुत सारे व्यूज हैं। इन व्यूज के थ्रू इन सारे स्टैटिस्टिक्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं, और फिर डेटाबेस की हेल्थ की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेट से आप $, से देख सकते हैं कि कौन सा, लेट से सॉर्टिंग कितनी हुई। एक स्टैटिस्टिक्स का एक नाम होता है और उसकी एक वैल्यू होती है, सॉर्ट कितने हुए। एक सॉर्ट होता है डिस्क के ऊपर सॉर्ट, और एक स्टैटिस्टिक्स होता है सॉर्ट मेमोरी में। तो डिस्क पे कितने सॉर्ट्स हुए हैं जब से डेटाबेस चल रही है, और मेमोरी में कितने हुए, ठीक है। सेस्टैट में देख सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सेशन लेवल पे कितने सॉर्ट्स किए हैं। जैसे टोटल सॉर्ट्स डिस्क पे 500 हुए हैं, तो उनमें से किस सेशन में कितने सॉर्ट्स किए हैं, वो ब्रेकअप बताएगा सेशन लेवल पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको SGA में क्योंकि कैप्चर हो रही होती है, तो $, वाले व्यूज के थ्रू अवेलेबल होती है। और जब आपकी डेटाबेस रीस्टार्ट हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। अब दोबारा स्टार्टअप करेंगे तो इन व्यूज में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जब दोबारा से इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बेस पे आप बहुत सारे काम करते हैं। टॉप 5 वेट इवेंट्स हो गए, या टॉप वेट इवेंट्स देख सकते हैं आपके डेटाबेस में क्या क्या वेट इवेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या बॉटलनेक्स आ रहे हैं। तो वो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ये जो परफॉर्मेंस रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास होने चाहिए ताकि आप डेटाबेस की परफॉर्मेंस को जज कर सकें और फिर डायग्नोज एंड उसके अगेंस्ट करेक्टिव मेजर्स ले सकें, ठीक है। तो ओरेकल 8i में ओरेकल ने इन स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए रिपोर्ट्स जनरेट करने का ऑप्शन दिया, और 2 स्क्रिप्ट दिए। एक स्क्रिप्ट था UTL bstat.sql, ये ओरेकल होम में RDBMS एडमिन के फोल्डर में पड़ा होता है। UTL bstat अभी भी होंगे अवेलेबल, तो UTL, और एक स्क्रिप्ट है UTL estat,
डॉट एसक्यूएल। ये स्क्रिप्ट आप रन किया आपने लेट से 9:15 पे, और ये स्क्रिप्ट आपने रन किया जी 9:45 जो भी आपने यूटीएल बी स्टार्ट करेंगे तो बिगिन स्टैटिस्टिक्स करेगा, यूटीएल ई स्टार्ट करेंगे तो एंड स्टैटिस्टिक्स करेगा। तो ये क्या करेगा, जब बिगिन स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो ये स्टैटिस्टिक्स जो मेमोरी में कैप्चर हुए हैं उनको फॉर द टाइम बिंग किसी जगह स्टोर करना शुरू कर देगा। जब एंड स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो वो स्टोरेज जो जितना स्टोर किया है उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाल के आपको दे देगा। वो हार्ड कॉपी रिपोर्ट होगी, वो डिस्क के ऊपर किसी लोकेशन पे एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट आपको दे देगा। फिर उसमें पूरी डिटेल होगी आपके इंस्टेंस की, आपके एसजीए की, आपकी डेटाबेस की, क्या क्या इस दौरान क्या क्या हुआ है डेटाबेस में, हिट रेशियोज क्या थी, डिफरेंट कंपोनेंट्स के साइजेस क्या थे, और कौन सी क्यूरीज चल रही थी, कहाँ का बॉटलनेक थे, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये आपने जब रन कर लिया तो वो स्टैटिस्टिक्स वहां से पर्ज हो जाते हैं, जहां पे फॉर द टाइमिंग स्टोर करता है। ये टेम्पररी टेबल्स बनाता है और उसमें जाके स्टोर करके फिर रिपोर्ट निकाल के आपको देता है और टेम्पररी टेबल्स पर्ज हो जाते हैं। ठीक है, 9.9 में ओरेकल ने इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया और आपको स्टैट्स पैक के नाम से एक यूटिलिटी दे दी। ये आपको सेटअप करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट्स हैं एक्चुअली कुछ, एक यूजर बनता है परफ स्टैट के नाम से, उसमें बहुत सारे टेबल्स बन जाते हैं, प्रोसीजर फंक्शंस बन जाते हैं, और जब आप स्टैट्स पैक सेटअप कर लेते हैं, परफ स्टैट का यूजर बन जाता है, उसमें बहुत सारे टेबल्स बन जाते हैं। तो इसमें एक प्रोसीजर है स्नैप के नाम से, ये प्रोसीजर स्केड्यूल हो रहता है जो कि आफ्टर एवरी 60 मिनट्स ये प्रोसीजर चलता है। और क्या करता है, हर 1 घंटे के बाद वो स्नैपशॉट लेता है आपके मेमोरी में जो स्टैटिस्टिक्स कैप्चर हुए हैं और परफ स्टैट के टेबल्स में जाके पॉपुलेट करता है। तो लेट से आपका 24 घंटे हो गए आपको स्टैट्स पैक इनेबल किए हुए, तो आपके पास देयर विल बी 24 स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट आईडी 1, स्नैपशॉट आईडी 2, स्नैपशॉट आईडी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और स्नैपशॉट की एक यूनिक आईडी होती है जो इंक्रीमेंट होती रहती है। ठीक है, तो फिर आप किसी भी वक्त आप चाहते हैं जी आज 4 से 5 बजे के दरमियान डेटाबेस पे क्या लोड था और क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, तो वो स्टैट्स पैक की एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं, हिस्टोरिकल रिपोर्ट। वो डाटा आपके पास अवेलेबल रहता है जब तक आप खुद पर्च ना करते। जैसे आप 1 हफ्ते के बाद पिछले किसी दिन की, आज आपको परफॉर्मेंस का इशू आया 4 से 5 बजे दरमियान, 2 दिन पहले नहीं था, तो 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट निकालें, आज की रिपोर्ट निकालें और दोनों को मैच कर लें, देख लें कि क्या किस वजह से परफॉर्मेंस का इशू था, लोड ज्यादा था या क्या रीजन थी। तो इस तरह की कंपैरिजन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। स्टैट्स पैक की रिपोर्ट बहुत ज्यादा यूज होती है 9.9 में। ठीक है, नहीं रिपोर्ट आपको खुद निकालनी पड़ती है और फिर उसको रीड करने का भी आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन, लेकिन बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप अपनी स्टैट्स पैक की रिपोर्ट निकाल के अपलोड करते हैं, तो वो आपको फिर एनालिसिस करके उसी वक्त बता देते हैं कि आपके डेटाबेस में क्या क्या इशूज है, कौन सी क्यूरीज टाइम ले रही हैं, फिर सजेशंस देते हैं कि क्या करना चाहिए आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए। 10G में ओरेकल ने इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया, और 10G में ओरेकल ने स्टैट्स पैक को फर्दर इंप्रूव करके इसका नाम AWR कर दिया। तो ये डेटाबेस के अंदर बिल्ट इन कर दिया, ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल। AWR ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी इसको कहते हैं, ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी। ये क्या है, आपकी डेटाबेस में एक यूजर है जी सिसमैन के नाम से, जो कि 10G ऑनवर्ड है। एक टेबल स्पेस है सिसऑक्स के नाम से, जो कि 10G ऑनवर्ड है। सिसमैन के यूजर में बहुत सारे टेबल्स हैं जो कि सिसऑक्स टेबल स्पेस में रिजाइड करते हैं। और अब ये स्टैट्स पैक आपको सेटअप करने की जरूरत है ना आपको ये करने की जरूरत है। जब आप डेटाबेस 10G या ऑनवर्ड कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबल। ये क्या करेगा, AWR में हर 60 मिनट्स के बाद बाय डिफॉल्ट स्टैटिस्टिक्स कैप्चर होंगे, जो मेमोरी के अंदर कैप्चर हो रहे हैं वो उठाएगा और AWR के रिपोजिटरी में जाके स्टोर कर देगा। सिसमैन के अंडर जो बहुत सारे टेबल्स बने उनमें जाके स्टोर कर देगा। हर घंटे के बाद क्या होंगे, इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होगी। अच्छा, वो ना सिर्फ स्टोर होगी बल्कि जब वो एक दफा इंफॉर्मेशन आ जाएगी डिस्क के अंदर AWR की रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी वैसे किसे कहते हैं, स्टोरेज एरिया, जहां पे आप स्टोर कर सकें। ठीक है, ग्रुप ऑफ टेबल्स में हम डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेबल्स रिपोजिटरी है जहां पे आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो AWR ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी मींस के सेट ऑफ टेबल्स होंगे जिसमें जाके डाटा स्टोर होगा। तो ये डाटा स्टोर जब एक दफा आ जाता है आपकी रिपोजिटरी में, डाटा AWR की रिपोजिटरी में डाटा आ जाता है, तो फिर ओरेकल ने उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए हुए हैं जो कि ऑटोमेटिकली उस
उस डाटा के ऊपर एनालिसिस करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो ADDM है, ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर। डायग्नोस्टिक जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि डायग्नोज करता है। तो अब जैसे ही AWR की स्नैपशॉट आती है आपके पास, कब आती है? हर घंटे के बाद। तो ओरेकल क्या करता है? ऑटोमेटिकली ADDM को इन्वोक करता है। ये एक टूल है जो कि डाटा लेता है AWR से, जो कि डाटा लेता है AWR से और उस डाटा के ऊपर एनालिसिस करता है। समझ लीजिए ये वेयर हाउसिंग किस्म का, वेयर हाउस टाइप की ये एक एप्लीकेशन है ADDM। एनालिसिस करता है कौन सी क्यूरी चली, क्या मसले थे, कौन से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कौन से सेशंस थे और क्या करना चाहिए उनको फिक्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो इंडेक्सेस बता देगा, फलां टेबल के फलां कॉलम पे इंडेक्स लगाने इतना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगी, टेबल्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर दें, या और वो ये सजेशन डायग्नोज करके आपको सिचुएशन देता है और इम्प्लीमेंट का बटन भी दे देता है। वो बटन दबाएं वो चीज वो इम्प्लीमेंट भी कर देगा ताकि नेक्स्ट टाइम ये परफॉर्मेंस का इशू ना आए। ठीक है, और इसके अलावा ओरेकल के और बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। ये भी एक एडवाइजर ही है। एडवाइजर्स क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं आपको कि पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो ओरेकल के बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, जैसे मेमोरी के एडवाइजर्स हैं, जैसे बैकअप एडवाइजर है, जैसे आपका अनडू एडवाइजर है, जैसे SQL के ट्यूनिंग एडवाइजर्स हैं। बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। वो एडवाइजर्स भी ऑटोमेटिकली चलते हैं और आपको रिपोर्ट्स निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उनमें ADDM की रिपोर्ट होती है, ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर की। और ये हर घंटे के बाद जनरेट होकर आपके पास आ जाती है। तो यह मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट। अगर कोई प्रॉब्लम एरिया कैसा होता है AWR के साथ होती है? नहीं, AWR में तो सारे जो कैप्चर होते हैं ना मेमोरी में वो तो सारे आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं AWR के अंदर। फिर उसके ऊपर एनालिसिस होता है और ADDM उसके ऊपर एनालिसिस करता है। ठीक है अच्छा, जरा एक्सेस कर लेते हैं। चलिए ऐसे देख लेते हैं। एंटरप्राइज मैनेजर शायद डाउन है। ओके, जितनी देर में आपको टाइम जरा ये कवर कर लेते हैं। सो यू हैव AWR ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, जो कि क्या है? डेटा वेयर हाउस ऑफ द डेटाबेस। या ऑटोमेटिक कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स करता है और डायरेक्टली मेमोरी में से ये एक्सेस करके AWR में स्टोर की जाती है। उस AWR के ऊपर आपके बहुत सारी एडवाइजरीज चलते हैं, बहुत सारे ऑटोमेटेड टास्क हैं जो ओरेकल ने बनाए वो ऑटोमेटिकली चलते हैं। अलर्ट्स इसके ऊपर आपको आते हैं, लेट्स से टेबल स्पेस में फुल हो रही है, 80% फुल हो गई है, तो वो AWR में से स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करके आपको फौरन से अलर्ट भेजेगा कि टेबल स्पेस फुल होने वाली है। और फिर क्रिटिकल एरर्स को डायग्नोज करता है और फिर ओरेकल आपको सजेशंस देता है कि कैसे फिक्स कर सकते हैं आप इसको, सो दैट कि एक इशू जो है आप प्रोएक्टिवली मैनेज कर सकते हैं या रिएक्टिवली, दोनों तरीकों से आप मैनेज कर सकते हैं ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी के थ्रू डेटाबेस को। तो अलर्ट हिस्ट्री अगर आप देखें एंटरप्राइज मैनेजर में रिलेटेड लिंक्स में जाएं तो अलर्ट हिस्ट्री में आपको दिखाएगा किस तरह के अलर्ट्स आपकी डेटाबेस पे आए हैं। जो रेड अलर्ट्स होते हैं वो क्रिटिकल हैं, येलो में वार्निंग्स होती हैं और ग्रीन मीन्स के अलर्ट्स नहीं आए। तो रेड अलर्ट्स अगर बहुत ज्यादा हो तो इट मीन्स कि आपकी डेटाबेस में कोई सीवियर इशू है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। कोई करप्शन का इशू हो सकता है, कोई डाटा लॉस का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, वो आपको देखना चाहिए। टर्मिनोलॉजी ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डाटा गैदरिंग एनालिसिस एंड सॉल्यूशन रिकमेंडेशंस। ठीक है, जो वो 10G में इंप्रूवमेंट्स दिए हैं वही 11G में वही चल रही है, वही चल रही है, फिर फर्दर इंप्रूव किया है उसको। ठीक है, और ज्यादा चीजें ऐड कर दी उसमें। ठीक है, और AWR बेसलाइन, अ सेट ऑफ AWR स्नैपशॉट्स फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजंस, ये पढ़ते हैं अभी बेसलाइन क्या होती है। मेट्रिक अ रेट ऑफ चेंज इन कम्युलेटिव स्टैटिस्टिक, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स कैप्चर हो रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल फुल टेबल स्कैन्स या आपका इंडेक्स स्कैन्स या फिर आपका सॉर्टिंग डिस्क के ऊपर या सॉर्टिंग
आपकी मेमोरी के अंदर एंड सुनिए वो एक्चुअली उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं वो मैट्रिक के अगेंस्ट वैल्यूज कैप्चर करता है। स्टैटिस्टिक्स, दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स जो हम खुद कैप्चर करते हैं और डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स जो जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो रही होती हैं। थ्रेशोल्ड और बाउंड्री वैल्यू अगेंस्ट विच मैट्रिक वैल्यूज आर कंपेयर्ड, आप थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेरे डेटाबेस सर्वर पे सीपीयू कंजम्पशन 80% जाए तो मुझे अलर्ट आ जाए, या मेमोरी कंजम्पशन हाई जाए तो मुझे पर्टिकुलर वैल्यू से हाई जाए तो मुझे अलर्ट आ जाए, टेबल स्पेस फुल होने 80% आए तो मुझे क्रिटिकल अलर्ट आ जाए एंड सो इस तरह के अलर्ट्स कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजर को बाद में देखते हैं, पहले एडब्ल्यूआर को कवर कर लेते हैं। ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, बिल्ट इन रिपोजिटरी फॉर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस मैट्रिक्स टेकन एवरी 60 मिनट्स एंड रिटेन्ड फॉर 8 डेज। बाय डिफॉल्ट 8 दिनों तक आपके स्नैपशॉट्स की इन्फॉर्मेशन आपकी डेटाबेस की एडब्ल्यूआर के अंदर रहती है, एडब्ल्यूआर की टेबल्स में रहती है, ठीक है। और 8 दिनों बाद ऑटोमेटिकली पिछली इन्फॉर्मेशन पर्च होना शुरू हो जाती है, लेकिन आप इस रिटेंशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन फॉर ऑल सेल्फ मैनेजमेंट फंक्शंस, तो आपके पास डेटाबेस में एक प्रोसेस है मैनेजेबिलिटी मॉनिटर, एममॉन के नाम से। वो क्या करता है, मेमोरी में से स्टैटिस्टिक्स जो कैप्चर हो रहे हैं उनको उठाता है और टेबल के अंदर जाके स्टोर कर देता है हर 60 मिनट्स के बाद। वो जो टेबल्स के अंदर जो वो स्टोर करता है एक दफा उसको स्नैपशॉट कहते हैं। नेक्स्ट 1 घंटे के बाद दोबारा स्टोर करेगा तो एक नेक्स्ट स्नैपशॉट होगी एंड सो ऑन। एडब्ल्यूआर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मेमोरी में स्टैटिस्टिक्स कैप्चर हो रही हैं जो कि आप बीडब्ल्यूएस वाले व्यूज के थ्रू आप देख सकते हैं। एममॉन क्या करता है, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर उन स्टैटिस्टिक्स को कैप्चर करके एडब्ल्यूआर के स्नैपशॉट में एडब्ल्यूआर में एज अ स्नैपशॉट स्टोर कर देता है। उस एडब्ल्यूआर के ऊपर बहुत सारे ओरेकल के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जो कि रन होते हैं और वो आपको सजेशंस देते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एडीडीएम है। और एडब्ल्यूआर में हम स्नैपशॉट्स को इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू या एसक्यूएल प्लस के थ्रू बहुत सारे डीपी अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले व्यूज के थ्रू आप देख भी सकते हैं। और या फिर मेमोरी से अगर आपने देखनी हो तो वो जो VDASM वाले मेरे बहुत सारे आपको व्यूज बताए थे, VDASM सिस्टैट, VDASM सेस्टैट, VDASM सिस्टम इवेंट एंड सो ऑन, उनमें से आप देख सकते हैं। बेसलाइन, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये होता है कि आपके जो स्टैटिस्टिक्स वो जो स्नैपशॉट स्टोर होती हैं एडब्ल्यूआर के अंदर वो 8 दिनों तक रिटेन की जाती है और 8 दिन बाद पुरानी इन्फॉर्मेशन पर्च होना शुरू हो जाती है। आप पर्टिकुलर कुछ स्नैपशॉट्स ऐसे भी कर सकते हैं जो कि कभी भी पर्च ना हो। फॉर एग्जाम्पल आज आप चाहते हैं आज दिन को 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो स्नैपशॉट्स हुई थी क्योंकि वो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया था, पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी थी, वो आप अपने पास रिटेन रखना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ में दोबारा ये एक्टिविटी होगी तो आप पूरा 1 महीना या इससे ज्यादा स्नैपशॉट्स मेंटेन करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट मंथ अगर परफॉर्मेंस का कोई इश्यू आए तो मैं एनालिसिस कर सकूं कि लास्ट टाइम क्या डिफरेंसेस थे और उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या डेटाबेस के अंदर चेंजेस थे। तो आप बेसलाइन क्रिएट कर सकते हैं। बेसलाइन में आप स्टार्ट स्नैप आईडी बताते हैं और एंड स्नैप आईडी बताते हैं और बेसलाइन का कोई नाम बताते हैं। तो बेसलाइन क्या है, वो जो स्नैपशॉट आईडीज आपने बताई हैं उनको परमानेंटली स्टोर कर देता है डेटाबेस के अंदर, उनके ऊपर रिटेंशन नहीं लगाता, उनको पर्ज नहीं करता, ठीक है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। एंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप स्नैपशॉट्स की जो सेटिंग्स हैं उनको अगर आप देखना चाहें, मैनेज करना चाहें तो एंटरप्राइज मैनेजर में सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे इसमें आपके पास है स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट, उसमें ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको बताएगा स्नैपशॉट रिटेंशन क्या है। बाय डिफॉल्ट 8 डेज है, स्नैपशॉट इंटरवल 60 मिनट्स है, कलेक्शन लेवल वो जो स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर उसको लेवल का जो पैरामीटर बताया था वो टिपिकल है और मैं एडिट करके चेंज भी कर सकता हूँ। रिटेंशन नंबर ऑफ डेज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, रिटेन फॉर एवर कर सकता हूँ, वो जो स्नैपशॉट इंटरवल है वो कम ज्यादा कर सकता हूँ। कम करेंगे तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस लॉस ये होगा कि वो हर थोड़ी देर बाद वो कैप्चर करके डिस्क में डालना होगा, लेकिन जितने कम इंटरवल के स्नैपशॉट्स आप लेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देगा आपके जो भी टूल्स रन होंगे उसके ऊपर, ठीक है। और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं आप इसको। और जो आप देखना चाहेंगे आपके जितने स्नैपशॉट्स जो अभी तक लिए गए हैं उनके ऊपर क्या क्या रिपोर्ट जनरेट किए हैं एडीडीएम ने, तो वो रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। किसी भी पेज पे आए एंटरप्राइज मैनेजर में बॉटम में आके ये एडवाइजर सेंट्रल का एक लिंक है, इस पे आ जाएं तो उसमें बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स नजर आएंगी जो कि एडीडीएम के नाम से होंगे। ये देखिए अभी क्योंकि ये मेरी 24/7 डेटाबेस चलने वाली नहीं है तो आपको एडीडीएम की बहुत सारी रिपोर्ट्स नजर आएंगी। लेट्स से इस एडीडीएम की रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये पर्टिकुलर टाइम बताएगा ये किस टाइम की रिपोर्ट है, तो उसमें आपको सारा एनालिसिस करके बताएगा, क्यूरीज कैप्चर करके बताएगा और सारा आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें चल रही थी और फिर सजेशंस भी देगा कि इस डेटाबेस में तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन आप एक रियल डेटाबेस में देखेंगे जहाँ पे लोड है प्रोडक्शन डेटाबेस तो वहां पे आपको बहुत सारी सजेशंस नजर आ रही होंगी।
कि वो इन टेबल्स में ये मसले हैं, आप इनको इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, आपको सजेशंस दे रहा होगा। ठीक है, वो सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ व्यू रिपोर्ट करेंगे तो डिटेल्ड रिपोर्ट और उसमें सजेशंस भी आपको साथ दे रहा होगा कि क्या करना चाहिए किसी इशू को फिक्स करने के लिए। यहाँ पे देखें आगे में भी कोई एग्जांपल दी उन्होंने। स्टैटिस्टिक्स लेवल का पैरामीटर बेसिक, टिपिकल, ऑल, तो बाय डिफॉल्ट टिपिकल होनी चाहिए। बेसिक करेंगे तो बहुत सारी सेल्फ ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज डिसेबल हो जाएंगी। Automatic database diagnostic monitor runs after each AWR snapshot, monitors the instance, detects the bottlenecks and store result in the AWR। जो रिपोर्ट जनरेट करता है वो भी AWR के अंदर स्टोर कर देता है। आप कमांड लाइन से वो रिपोर्ट दे सकते हैं या इंटरप्राइज मैनेजर के एडवाइजर सेंट्रल पेज से देख सकते हैं। ये एक रिपोर्ट लेक्स उसने निकाली है कि ये उसने टॉप एसक्यूएल आइडेंटिफाई किए हैं जो कि 100% इम्पैक्ट करें आपके डेटाबेस को। ये वेट इवेंट आया है जो कितना इम्पैक्ट करा है, बफर बिजी वेट्स का वेट इवेंट आया। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सजेशंस भी देगा क्या करना चाहिए आपको, कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए रिकमेंडेशंस दे रहा है कि वो एक पर्टिकुलर स्कीमा का कोई एक टेबल है, उसका जो टेबल है वो डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस में, वो कह रहे हैं लोकली मैनेज टेबल स्पेस में इसको ले जाएं तो आपको परफॉर्मेंस गेन होगा। कितना गेन होगा? 16% एंड इस तरह के सजेशन आपको देगा। एडवाइजरीज है आपके पास बहुत सारी। एडीडीएम जो भी एक्शन परफॉर्म करता है जब वो एनालिसिस कर लेता है तो उसके ऊपर एडवाइजरी चलती है। एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर हैं, एसक्यूएल एक्सेस एडवाइजर हैं, एसक्यूएल के और बहुत सारे एडवाइजर हैं जो कि पर्टिकुलर क्यूरी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि क्यूरी को कैसे ट्यून करना है। आपने क्यूरी ट्यूनिंग करनी है तो आपके पास एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर है, एसक्यूएल एक्सेस एडवाइजर है, एसक्यूएल सेगमेंट एडवाइजर है, एसक्यूएल क्यूरी परफॉर्मेंस एनालाइजर है। ये 4-5 एडवाइजर्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप रन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली वैसे रन हो जाते हैं रात को आपकी 10G ऑनवर्ड डेली। रात को 10 बजे से लेकर नेक्स्ट 4 आवर्स तक एक मेंटेनेंस विंडो ओपन होती है डेटाबेस में जिसको आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज द डिफॉल्ट मेंटेनेंस विंडो। ठीक है, जो डेली रात को 10 बजे ओपन होती है मेंटेनेंस विंडो और आगे 4 घंटे तक रहती है। मेंटेनेंस विंडो का क्या मतलब है कि उस दौरान आपकी डेटाबेस में बहुत सारे ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होते हैं। आप उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, उनमें नए टास्क ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उस दौरान आपका डेटाबेस का बैकअप भी हो जाएगा तो आप एक बैकअप की जॉब बना के उस मेंटेनेंस विंडो के अंदर स्केड्यूल कर दें तो तब भी वो मेंटेनेंस विंडो ओपन होगी तो वो पर्टिकुलर एक्शन भी साथ ही परफॉर्म होगा। आप अपने को एक्शन परफॉर्म करना चाहें, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जैसे ये बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो कि स्केड्यूल होते हैं उस मेंटेनेंस विंडो में। एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर क्या करता है, रात को 10 बजे चलता है जब मेंटेनेंस विंडो ओपन होती है तो उस पूरे दिन में ऐसी स्टेटमेंट्स जो सबसे ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होती हैं या सबसे ज्यादा दफा रन हुई होती हैं उनको वो पिक कर लेता है AWR में से, उनके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है और वो रिपोर्ट आपको एडवाइजर सेंट्रल के पेज पे अवेलेबल होती है। उसमें एडवाइजर का नाम आ रहा होता है कि ये एडवाइजर की एक रिपोर्ट है। उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको लास्ट डे की जो क्यूरीज, जो टॉप क्यूरीज हैं वो उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर ट्यूनिंग की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। इसी तरीके से एसक्यूएल सेगमेंट एडवाइजर टॉप यूज सेगमेंट्स को एनालाइज करके आपको एक रिपोर्ट देता है। एसक्यूएल एक्सेस एडवाइजर टॉप यूज सेगमेंट्स को यूज करके उनके ऊपर आपको एडवाइस देता है कि कौन कौन से कॉलम्स के ऊपर इंडेक्सेस होने चाहिए एंड सो ऑन। तो इस तरह के बहुत सारे एडवाइजर्स बाय डिफॉल्ट रन हो रहे होते हैं, लेकिन आप इनको मैनुअली भी रन कर सकते हैं अगर आप चाहें। जी नहीं, 9 में नहीं है, ये 10G ऑनवर्ड है ये सारे, क्योंकि ये दिस इज द पार्ट ऑफ AWR और AWR 9i में नहीं था। 9i में तो स्टैट्स पैक की रिपोर्ट थी। ठीक है, ये आपको 10G ऑनवर्ड ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। देन आपके पास मेमोरी एडवाइजर हैं। मेमोरी एडवाइजर में आपके पास PGA एडवाइजर है और SGA एडवाइजर है। SGA एडवाइजर्स के अंदर बफर कैशे, शेयर्ड पूल, जावा बूस्ट, टीम स्कूल सबके एडवाइजर। ये क्या करते हैं, ये आपको एडवाइस देते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का साइज सफिशिएंट है कि नहीं है, साइजिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं। स्पेस एडवाइजर में आपके पास सेगमेंट अनडू एडवाइजर है। बैकअप एडवाइजर में आपके पास MTTR एडवाइजर, मीन टाइम टू रिकवर एडवाइजर। ये सारे एडवाइजर्स आगे हम आहिस्ता आहिस्ता यूज करेंगे। ठीक है, कुछ तो अभी हम यूज कर लेंगे। एडवाइजर्स के अलावा कुछ आपके पास चेकर्स भी हैं जो कि आपकी डेटाबेस की कंसिस्टेंसी चेक्स परफॉर्म करते हैं। करप्शन हो गई, कोई और मसला हो गया तो वो, कोई ब्लॉक करप्ट हो गया तो आप, या कोई आपकी कंट्रोल फाइल करप्ट हो गई या रीडू फाइल करप्ट होगी तो आप चेकर्स हैं उसके थ्रू वो चेकर्स कई दफा इशू फिक्स भी कर देते हैं और कई दफा आपको डिटेल एनालिसिस दे देते हैं तो क्या इशू है, किस वजह से करप्शन है। तो यूज करके देखते हैं। ठीक, अच्छा जी, इंटरप्राइज मैनेजर पे आ जाते हैं। ये आपके पास सारे एडवाइजर्स हैं। एडवाइजर सेंटर में आए तो आपके पास सारे एडवाइजर्स हैं और अगर आप मल्टीपल वो नेविगेशन से जाने के, जैसे सर्वर में जाएं उसमें मेमोरी एडवाइजर्स में जाएं तो आपको सारे मेमोरी के एडवाइजर्स मिलेंगे। जैसे आपके पास ये इस वक्त ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल्ड है। आपके पास जो एडवाइजर है वो टोटल SGA की साइजिंग के हिसाब से एडवाइजर है। एडवाइस पे क्लिक करेंगे
ये एक चार्ट यहाँ पे, क्योंकि वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, वो जो फ्लैश प्लगइन है, तो इस वक्त आपको वो ग्राफ दिखाएगा कि करंट वैल्यू क्या कितनी है और कितनी वैल्यू होनी चाहिए। एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली कवर होगा, फिर इसको देख लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एडवाइजर्स को यूज करके बहुत सारी ऐसी चीजें देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बॉटलनेक्स को, और उनको सॉल्व भी कर सकते हैं उन बॉटलनेक्स को। अच्छा, ये तो था परफॉर्मेंस रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स। देन डेटाबेस में एक और स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिनको ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक तो परफॉर्मेंस रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जो मैंने भी आपको बताया कि 8i में आप उनको कैसे कैप्चर, मतलब उनके बेस पे कैसे रिपोर्ट निकाल सकते हैं, 9i में कैसे रिपोर्ट निकाल सकते हैं, 10g में क्या डिफरेंस आया है, ये तो मेमोरी में कैप्चर हो रहे होते हैं और ये उनके बेसिस पे आप डेटाबेस की हेल्थ चेक देख सकते हैं। ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजर क्या होता है, क्या करता है ऑप्टिमाइजर? फास्ट करता है, क्यूरी को फास्ट करता है। क्या करता है? एफिशिएंट एफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। इसका काम है एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है। तो बहुत सारे एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है और उनमें से ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान अडॉप्ट कर लेता है। अभी जो एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है तो मल्टीपल बनाता है कि यार कैसे डाटा लेके कैसा आना चाहिए, तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डाटा से रिलेटेड, तभी वो ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि टोटल टेबल में कितनी रोज हैं और ये जो क्यूरी रन हो रही है ये अप्रोक्सीमेटली कितना डाटा लेके आ रही है, इसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन ये जो पर्टिकुलर वेयर क्लास में जो वैल्यू दी है इसके अगेंस्ट कितनी रोज हैं और कितने ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल ब्लॉक्स कितने, एंड सो इस तरह की ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताइए। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए कि टेबल में टोटल कितनी रोज हैं और कितनी रोज उसने लेके आनी है, फिर इंडेक्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, और इंडेक्स के थ्रू अगर जाऊंगा तो कितनी आईओस करनी पड़ेगी, फुल टेबल स्कैन करके जाऊंगा तो कितनी आईओस करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। तो टेबल में टोटल नंबर ऑफ कितनी रोज है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं एक टेबल में कितनी रोज है काउंट करके। लेकिन एक टेबल में लेट्स से मिलियंस ऑफ रोज है, तो ऑप्टिमाइजर जो है रन टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं करता कि पहले टेबल में काउंट करे नंबर ऑफ रोज को और फिर वो उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लान बनाए। ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले से प्रोवाइड करनी होती है ऑप्टिमाइजर को, और दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजर के स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आपको गैदर करने चाहिए, किस पे, टेबल्स पे और इंडेक्सेस पे। ये जरूर है, अगर आप ये गैदर नहीं करेंगे स्टैटिस्टिक्स अपने टेबल्स पे और इंडेक्सेस पे तो आपको सीवियर किस्म के परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे जैसे जैसे डेटाबेस ग्रो करेगी साइज में, जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता जाएगा। तो 80% आपके परफॉर्मेंस के इश्यूज तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ऑप्टिमाइजर के स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग से ही फिक्स हो जाएंगे। तो एटलीस्ट वंस अ वीक जरूर कर लेना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग होती क्या है, ओरेकल के प्रोवाइडेड आपके पास प्रोसीजर्स हैं, पैकेजेस हैं, फंक्शंस हैं, वो रन करते हैं आप। वो क्या करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं टेबल्स के ऊपर, पूरा डाटा देखते हैं, डाटा के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम्स रन करते हैं, डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स रन करते हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करते हैं और डाटा डिक्शनरी के बहुत सारी जगहों पर जाकर स्टोर कर देते हैं। जब ऑप्टिमाइजर के पास कोई क्यूरी आती है तो फिर वो उन स्टैटिस्टिक्स को डाटा डिक्शनरी में से उठाता है और फिर उसकी बेस पे एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। तो अगर ऑप्टिमाइजर के पास स्टैटिस्टिक्स अपडेटेड नहीं है तो एग्जीक्यूशन प्लान सही नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक टेबल है और स्टैटिस्टिक्स खुद से अपडेट नहीं होते, आपने अपडेट करने होते हैं, आप इनको स्केड्यूल करते हैं बेशक या आप खुद से करें, और ये डेली नहीं करने चाहिए, एटलीस्ट वीकली करने चाहिए या मंथली तो एटलीस्ट जरूर करने चाहिए। अच्छा, लेट्स से आपका एक टेबल है कॉल्स का, उसमें 500 रोज है और आपने इस पे स्टैट्स गैदर किए उस वक्त जब आपका ये इसमें 500 रोज थी। तो DBA_ टेबल्स में कॉल्स के टेबल के अगेंस्ट एक कॉलम है num_ रोज का, उसमें आगे जी के 500 रोज हैं इस टेबल में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे। जब स्टैट्स गैदर करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी डाटा डिक्शनरी टेबल्स में जाके स्टोर हो जाती है। जब क्यूरी रन होगी कॉल्स के टेबल के ऊपर तो वो DBA टेबल्स में जाके इस टेबल के अगेंस्ट नंबर रोज देखा कि कितनी रोज है, तो 500 रोज हैं टोटल, तो उस हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। ऐसे बाद में ये होगा कि इस टेबल में बहुत सारे रोज ऐड होंगी और अब इस टेबल के अंदर 1 मिलियन रोज है, लेकिन आपने स्टैट्स अपडेट नहीं किए। DBA टेबल्स में नंबर रोज में स्टिल 500 ही आ रहा है। अब जब क्यूरी हिट करेगी ऑप्टिमाइजर के पास आएगी इस टेबल के अगेंस्ट तो वो देखेगा कितनी रोज हैं 500, वो 500 रोज के हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा जो कि ऑप्टिमाइजर एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि रोज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, कितने ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके पास अवेलेबल। तो एक्चुअली जब क्यूरी रन होने जाएगी तो उसको इतनी रोज फेच करनी पड़ेंगी जो कि वो टोटली एग्जीक्यूशन प्लान हो सकता है वो डिफरेंट हो जो कि वो बनाओ।
तो ऑप्टिमाइज एग्जीक्यूशन प्लान नहीं बनेगा। इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डेटाबेस में ऐसे टेबल जिनमें फ्रिक्वेंटली डाटा चेंज हो रहा है, नया डाटा आ रहा है, डाटा डिलीशन हो रही है, उस पर आप उसी हिसाब से फिर स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग भी करें। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी अपडेट करें। अभी देखते हैं कैसे अपडेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। देखें, ऑप्टिमाइजर अगर ये देखना शुरू कर दे, क्या करे जी, सबसे पहले तो वो पूरे टेबल को एनालाइज करे डाटा को, तो उसको तो हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा तो सिर्फ उस डाटा को एनालाइज करते ही गुजर जाए। जब वो एनालाइज करके कर ले तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, फिर क्यूरी एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। अब जब भी डेटा उसमें अपडेट होता है नहीं चेक पॉइंट होना नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो फिर तो आपकी डेटाबेस में एक्स्ट्रा काम बहुत सारा होगा ना। जो जो काम हो रहा है उसके साथ साथ वो अपडेट भी हो रहा है, तो वो जो आप काम कर रहे हैं वो स्लो हो जाएगा। ये जो स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग होती है ये ऑफ पीक आवर्स में करनी होती है आपने। ये उस वक्त करें जब डेटाबेस पे लोड कम है, और आपको पता है लोड किस वक्त कम होता है। डेटाबेस को खुद नहीं पता लोड किस वक्त कम है। ठीक है, तो आपने देखना होता है कि रात को मेरी डेटाबेस में वीकेंड पे लोड कम होता है, तो आप वीकेंड पे स्टैटिस्टिक्स गैदर कर लिया करें। जॉब बना दें जो कि वीकेंड पे चलो स्टैटिस्टिक्स गैदर कर दें। तो ये आपने खुद करना होता है, ये साथ ऑटोमेटिकली नहीं होता ये। ठीक है, ये यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किस वक्त कितने स्टैट्स अपडेट होने, कौन कौन से टेबल्स के ऊपर होने, कौन से स्कीमास के ऊपर होने। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजर करता है क्या जी, evaluates expressions and conditions, uses objects and system statistics, decides how to access the data, decides how to join the tables and determines the most efficient path। तो लेट्स अगर आपके टेबल में टोटल रोज 214 हैं, लेकिन जो ऑप्टिमाइजर को मिल रही हैं वो 107 है, तो ऑप्टिमाइजर 107 रोज के हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। आपको स्टैटिस्टिक्स अपडेट करने चाहिए टेबल्स के ऊपर। तो स्टैटिस्टिक्स कैसे अपडेट करने को भी हम स्केड्यूल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स से हम करते हैं जी एक अभी अपडेट स्केड्यूल भी कर लेते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग के लिए हमारे पास है dbms अंडरस्कोर स्टैट्स, और इसमें बहुत सारे dbms अंडरस्कोर स्टैट्स का पैकेज है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे गैदर अंडरस्कोर स्कीमा अंडरस्कोर स्टैट्स, उसमें मैं दे देता हूँ HR का स्कीमा। तो पूरे स्कीमा के सारे टेबल, सारे इंडेक्सेस पे स्टैट्स गैदर करेगा। क्या करेगा, बहुत सारे इंटरनल स्टेटमेंट चलाएगा। अब ये अगर छोटा स्कीमा है तो फिर तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब आपका डाटा जीबीज में है और बड़े बड़े टेबल्स हैं, काफी टेबल्स हैं, तो इट कैन टेक अप टू आवर्स और डेज, इवन अप टू डेज। ठीक है, तो इसलिए अपने ऑफ पीक आवर में ये रन करना होता है। अब इसने सारे टेबल्स, HR के सारे टेबल्स, सारे इंडेक्सेस पे स्टैट्स गैदर करके डाटा डिक्शनरी के बहुत सारे टेबल्स को अपडेट कर दिया। आप देखना चाहेंगे लास्ट टाइम एक पर्टिकुलर टेबल पे, एक पर्टिकुलर स्कीमा की वजह से कब स्टैट्स गैदर हुए थे। तो DB अंडरस्कोर टेबल्स में एक कॉलम है लास्ट अंडरस्कोर एनालाइज्ड का, ये लास्ट टाइम कब स्टैट्स अपडेट हुए थे। तो आप टेबल का नाम लास्ट अंडरस्कोर एनालाइज्ड फ्रॉम DB अंडरस्कोर टेबल्स करें तो आपको बताएगा कि लास्ट टाइम कब स्टैटिस्टिक्स अपडेट हुए थे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली अपडेट करने चाहिए। तो जैसे स्कीमा आपने अभी हमने एक प्रोसीजर यूज किया गैदर स्कीमा स्टैट्स, इसी तरीके से आपके पास गैदर टेबल स्टैट्स भी है, इंडिविजुअल टेबल पे कर सकते हैं, गैदर इंडेक्स स्टैट्स भी है, इंडिविजुअल इंडेक्स पे भी कर सकते हैं, गैदर डेटाबेस स्टैट्स भी है, पूरी डेटाबेस पे भी कर सकते हैं, गैदर सिस्टम स्टैट्स भी है जो कि OS से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स भी गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली कर लेने चाहिए आपको, और यही काम अगर आपने इंटरप्राइज मैनेजर से करना है। कैसे चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज किसी जगह सेव नहीं होती। तो ट्रैवर्स तो इंडेक्स को रीड तो करना पड़ेगा ना उसको, तो इंडेक्स डिस्क में स्टोर हुआ हुआ इंडेक्स रीड करके लाएगा, फिर उसमें से रीड करेगा, टाइम तो लगेगा। इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे आए तो इसमें आपके पास है जी क्यूरी ऑप्टिमाइजर और मैनेज ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स है, इसमें गैदर ऑप्टिमाइजर स्टैट्स है, रीस्टोर भी कर सकते हैं, पूरी डेटाबेस पे करना, स्कीमा पे, टेबल पे, इंडेक्सेस पे, एंड सो ऑन। लेट्स मैं स्कीमा पे करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं, स्कीमा ऐड कर लेते हैं। ये जॉब एक बना देगा, लेट्स से
आप इसको स्केड्यूल यहाँ पे कर लें, इमीडिएटली रन करेंगे तो ये हो जाएगा, लेटर करेंगे तो ये आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। और रिपीट में अगर आप यहाँ पे बता दें तो कब ये रिपीट हो, बाय वीक्स हो, बाय डेज हो, तो आप उसको एक जॉब स्केड्यूल हो जाएगी। मैं अभी अगर इसको सबमिट करूँगा तो ये अभी रन हो जाएगी। आप इसको इस पेज पे आके सब स्केड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे हमने वीकेंड्स पे स्केड्यूल की होती है। कहते हैं स्पेसिफाइड टाइम जोन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है इसमें प्रॉपर। जी 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 हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग की जॉब स्केड्यूल हो गई है, ये इमीडिएटली रन होगी मेरे इस केस में। ठीक है, तो ये dbms_stats.gather schema stats का पैकेज का प्रोसीजर यूज कर रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको सक्सीडेड होगी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये बताएगा कि उसने सक्सेसफुल स्टैट्स गैदर कर ली। तो आप स्टैटिस्टिक्स क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी 10G ऑनवर्ड एक ऑटोमेटिक मेंटेनेंस टास्क पहले से क्रिएटेड होता है जो कि डेली रात को चलता है। वो है जी ये, अगर आप वर्कल स्केड्यूलर में आए सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे तो ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क हैं, तो इसमें ये ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका स्कीमा के ऊपर वो स्टैट्स गैदर करे। तो अब अगर वो गैदर कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर नहीं कर रहा तो फिर आपको अपने स्कीमा पे अलग से एक जॉब बना के उसको स्केड्यूल करनी पड़ेगी। लेकिन ये डेली रात को होते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएगी तो क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग होती करता क्या है कि जितने भी एग्जीक्यूशन प्लान्स ऑलरेडी पड़े होते हैं ना लाइब्रेरी कैशे में, जब स्टैटिस्टिक्स गैदर होते हैं तो वो एग्जीक्यूशन प्लान्स इनवैलिडेट हो जाते हैं, वो दोबारा यूज नहीं हो सकते। तो जब क्यूरीज दोबारा हिट करेंगे टेबल्स को, वो एग्जीक्यूशन प्लान इनवैलिडेट हुआ है तो नया एग्जीक्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा ऑप्टिमाइजर को। तो बार बार अगर स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग करेंगे तो एग्जीक्यूशन प्लान बार बार इनवैलिडेट होंगे, बार बार क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा बनेंगे, तो वो भी एक इशू होगा। तो डेली नहीं होने चाहिए, आप फ्रिक्वेंसी वीकली रखें। नॉर्मली हम वीकली गैदर करते हैं, ठीक है, या बाई वीकली रखें, तो मिनिमम वीकली जरूर होनी चाहिए। हर वीकेंड पे आप स्टैटिस्टिक्स गैदर करें, डिटेल से स्टैटिस्टिक्स गैदर करें, सो दैट के ऑप्टिमाइजर को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपकी डाटा से रिलेटेड अवेलेबल। ठीक है, अगर आप इसमें ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क में कॉन्फ़िगर में जाएं तो ये आपको बता बाय डिफॉल्ट ये सारे ऑप्शन चेक हुए होते हैं। तो ये सारी मेंटेनेंस विंडोज के अंदर ये ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग रात को डेली होती है। तो आप सिंपली जो है सैटरडे या संडे वाली विंडो को सेलेक्ट कर लें, बाकी सारे अनचेक कर दें ऑप्शंस, ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर डे को स्टैटिस्टिक्स गैदर हो। बाकी बना आप इसको स्टैटिस्टिक्स गैदर को यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से एक जॉब स्केड्यूल कर सकते हैं जो कि जिसमें आपके पर्टिकुलर स्कीमास के ऊपर या डेटाबेस के ऊपर स्टैटिस्टिक्स गैदर है। अच्छा, एक टेबल पे स्टैट्स गैदर करके देख लेते हैं। टेबल स्टैट्स गैदर करते हुए बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। मैंने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं कि ओनर कौन है, टेबल का नाम क्या है, ये तो मिनिमम है, ये आपने पास करने होते हैं। देन मैंने पास किया इसको एस्टिमेट परसेंट, कितने डाटा के ऊपर डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स गैदर करें। अगर आपका टेबल साइज में बड़ा है जिसमें मिलियंस ऑफ रोज है, ठीक है, जैसे हमारे कॉल्स के टेबल्स होते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ रोज होती है, तो ऐसे टेबल के ऊपर अगर आप स्कीमा स्टैट्स के थ्रू स्टैटिस्टिक्स गैदर कर देंगे तो पूरे टेबल की सारी रोज के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करेगा, जो कि बहुत टाइम लेगा। फिर मैं भी 3-4 दिन तो स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग ही होती है डेटाबेस के ऊपर, कोई और फिर काम नहीं होगा। तो आप बड़े टेबल्स के ऊपर एस्टिमेट परसेंट में लेट्स से 10%, मैक्सिमम 20% बता देते हैं। छोटे टेबल्स में एस्टिमेट परसेंट ज्यादा देते हैं, बड़े टेबल्स में एस्टिमेट परसेंट 10%, 20% तक देते हैं। तो ये क्या, एस्टिमेट परसेंट में जितना आप परसेंटेज बताते हैं उतनी परसेंटेज रोज फैच करता है, उनके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करता है। तो बड़े टेबल्स के ऊपर
20% रोज के ऊपर आपने डिटेल एनालिसिस करके सेव कर लिया तो दैट इज मोर देन इनफ। बाकी रोज में डाटा उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट उसी तरीके से होती है, तो वो मोर देन इनफ होता है। तो हम बड़े टेबल्स पे लेट से 50 GB 60 GB का टेबल है तो हम 5% 10% या मैक्सिमम 20% एस्टिमेट परसेंट बताते हैं ताकि स्टैटिस्टिक्स उस हिसाब से कहते रहो। लेकिन अगर आप स्कीमा स्टैट्स करेंगे तो हर टेबल और हर इंडेक्स के 100% डाटा पे स्टैट्स गैदर करेगा वो, ठीक है। इसलिए फिर आपको समटाइम्स ये होता है कि इंडिविजुअल बड़े टेबल्स के ऊपर अलग से फिर वो स्क्रिप्ट के थ्रू ये पर्टिकुलर गैदर टेबल स्टैट्स के थ्रू स्टैटिस्टिक्स अपडेट करने पड़ते हैं। इसी तरीके से बड़े इंडेक्सेस हैं तो उनके ऊपर भी गैदर इंडेक्स स्टैट के थ्रू इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स गैदर करने पड़ेंगे आपको। PLS फिल होता है उसमें हम पूरी देते हैं एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हैं, तो किस तरह बनाते हैं? क्या मतलब? एग्जीक्यूशन प्लान जो उसका होता है एक टेबल है जिसमें आपने कहा कॉल्स का टेबल इतना बड़ा टेबल है वो तो मतलब 2 मिनट विद इन सेकंड बन के वो उसका डाल देंगे एग्जीक्यूशन प्लान की कॉस्ट डाल देते हैं कितनी कॉस्ट कितना टाइम। देखिए एग्जीक्यूशन प्लान ये होता है ना कि उसने स्टेप्स होते हैं उसने कैसे डाटा लेके आना है, इंडेक्स यूज करना है या फुल टेबल स्कैन करना है या कैसे डाटा लेके आना, डिपेंड करता है ना किस तरह का एग्जीक्यूशन प्लान बना है। तो फुल टेबल स्कैन के थ्रू इतने बड़े टेबल पे एग्जीक्यूशन प्लान बन गया तो वो तो हो सकता है 2 घंटे ले ले, 4 घंटे ले ले, 6 घंटे ले ले। और अगर वो इंडेक्स के थ्रू आया तो हो सकता है 2 आयोज में आपका डाटा आ जाए तो फौरन आपको डाटा दे दे। डिपेंड करता है कि आपके वो स्टैटिस्टिक्स अपडेटेड थे और किस तरह का एग्जीक्यूशन प्लान बना, इंडेक्स अवेलेबल था नहीं था, उस हिसाब से फिर वो एग्जीक्यूशन प्लान बना था, ठीक है। ओके अच्छा, आप जो है प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग की। जैसे आप चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग आप स्कीमा लेवल पे जब आप करें या पूरी डेटाबेस पे करें तो इंडिविजुअल टेबल्स पे आप जाके या इंडिविजुअल इंडेक्सेस पे आप जाके प्रेफरेंसेस सेट कर दें। जैसे ये एसएच का एक टेबल है, सेल्स टेबल है एसएच के स्कीमा में, उस पर स्टेल परसेंट की प्रेफरेंस सेट करा है 13। यानी जब पूरे डेटाबेस पे या पूरे स्कीमा पे या इवन इस टेबल पे स्टैट्स गैदर हों तो स्टैट्स उस वक्त गैदर हों जब स्टेल डाटा जो है 13% डाटा स्टेल हो चुका हो। स्टेल का मतलब है 13% डाटा चेंज हो चुका हो, एक्चुअल डाटा जो भी था उसमें 13% डाटा चेंज हो गया हुआ है। तो स्टेल परसेंट में आपने ये बता दिया कि 13% से कम डाटा चेंज हुआ होगा तो इस टेबल पे स्टैट गैदर ही नहीं होंगे। इसी तरीके से आप ये प्रेफरेंसेस बहुत सारे, कैस्केड है, डिग्री है, एस्टिमेट परसेंट है, और जैसे अभी मैंने आपको एस्टिमेट परसेंट का पैरामीटर बताया तो आप बड़े टेबल्स पे जाके प्रेफरेंसेस सेट कर दें कि एस्टिमेट परसेंट जो है वो 10% हो। अब जब पूरे स्कीमा पे आप स्टैट्स गैदर करेंगे तो उन जिन टेबल्स के ऊपर जो प्रेफरेंसेस सेट हुए हैं उनके हिसाब से उस पर स्टैट्स गैदर करेगा। नॉर्मली बड़े टेबल्स पे हम डिग्री भी ज्यादा रखते हैं। डिग्री का मतलब है कि स्टैट्स गैदर करते हुए कितने पैरेलल प्रोसेसेस चलाए। बाय डिफॉल्ट एक ही प्रोसेस चलता है, अब पैरेलल प्रोसेस किसी बड़े टेबल के लिए 4 कर दें तो 4 प्रोसेसेस मिलके उस टेबल के ऊपर स्टैट्स गैदर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग जल्दी हो जाएगी, लेकिन वो रिसोर्सेज काफी ज्यादा लेगा। तो आप टेबल बाय टेबल ही करना पड़ेगा आपको। बेहतर यही होता है कि टेबल बाय टेबल ही करें आप, ठीक है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट लेवल, टेबल लेवल, स्कीमा लेवल, डेटाबेस लेवल, ग्लोबल लेवल सेट कर सकते हैं। लेकिन वो फिर फायदा ये होगा जब आप इंडिविजुअल सेगमेंट टेबल लेवल पे जाके सेट करेंगे। इसमें स्पेस लेवल पे नहीं कर सकते, मतलब 3 से 5 GB का जो टेबल है उस पे नहीं हम उसमें इस तरह की चीजें बता सकते हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं जी। स्टैटिस्टिक्स जनरेशन एक तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली होती है, जॉब स्केड्यूल कर दें। दूसरा आप खुद कर सकते हैं DBMS अंडरस्कोर स्टैट्स का पैकेज यूज करते हुए, चाहे इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू करें चाहे कमांड लाइन से करें। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप प्रोडक्शन है उस पर लोड बहुत ज्यादा है, उस पर ऑफ पीक आवर्स है ही नहीं आपके, वो प्रोडक्शन का बैकअप है आपके पास, वो बैकअप टेस्ट पे रिस्टोर करें, टेस्ट पे स्टैटिस्टिक्स गैदर करें, क्योंकि वो बैकअप तो प्रोडक्शन का ही है। तो टेस्ट पे डिटेल स्टैटिस्टिक्स गैदर करें, वहां से स्टैटिस्टिक्स एक्सपोर्ट करें और प्रोडक्शन में जाके इंपोर्ट करें। प्रोडक्शन पे स्टैट्स गैदर करने नहीं पड़ेंगे, गैदर आपने टेस्ट पे किए क्योंकि रेप्लिका था प्रोडक्शन का, और वहां से आपने एक्सपोर्ट करके इधर इंपोर्ट कर लिया। इसी के अंदर प्रोसीजर्स हैं, गेट स्टैट्स का प्रोसीजर और सेट स्टैट्स फर्स्ट टाइम हम पूरा लेकर जाएंगे डेटाबेस। हाँ, पूरी डेटाबेस को रिस्टोर, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स गैदर किए हैं वो उनको इधर एक्सपोर्ट, जी बिल्कुल एक्सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे। वो उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिनमें से वो क्या करेगा, स्टैट्स गैदर करके उन टेबल्स में स्टोर करेगा। वो टेबल्स आप एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन में इंपोर्ट करेंगे और फिर उन टेबल्स में से उठा के वो स्टैट्स डाटा डिक्शनरी में पब्लिश कर देंगे। ये सारा ये पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जी। हाँ, रिसोर्स आपके प्रोडक्शन पे लोड नहीं पड़ा ना, तो वो मिनिमल एफर्ट्स के साथ वो स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग कर रहे हैं। तो बड़ी इन्वायरमेंट्स में बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है। यस, क्योंकि जब आप स्टैट्स गैदर करेंगे तो उस वक्त की इन्फॉर्मेशन उसमें होगी।
5 मिनट बाद हो सकता है और ज्यादा रोज आ जाए टेबल के अंदर, तो वो रो नाम के कॉलम में वो रोज रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क ये हम देख चुके हैं जी कि मेंटेनेंस विंडो ओपन होती है डेली, ऑटो टास्क बैकग्राउंड प्रोसेस चलता है जो कि आपकी स्केड्यूल जॉब्स को डेली रात को चलाता है। और कौन कौन से टास्क ऑटो हैं, गैदर ऑप्टिमाइजर स्टैट्स की है, ऑटोमेटिक सेगमेंट एडवाइजर है और ऑटोमेटिक एसक्यूएल एडवाइजर, ये बहुत सारे एडवाइजर्स चलते हैं। आपके पास एक पैरामीटर है ऑप्टिमाइजर डायनेमिक सैम्पलिंग का, ये 0 to 10 सेट किया जा सकता है। द हायर द वैल्यू, आप इसको 0 सेट करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स जो कैप्चरिंग है। कैप्चरिंग का जो ऑटोमेटिकली आपकी लेट से एक क्यूरी चली और आपने ये डायनेमिक ऑप्टिमाइजर डायनेमिक सैम्पलिंग का पैरामीटर 10 सेट किया होता, क्यूरी चली, उसने देखा जी कि जो टेबल्स और इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं उस पर स्टैट्स गैदर ही नहीं हो रहे, तो क्या होगा, आपका जो ऑप्टिमाइजर है पहले उन टेबल्स पे स्टैट्स खुद गैदर करेगा इस क्यूरी के लिए, फिर क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा। उस केस में क्यूरी बहुत टाइम ले लेगी। तो आप इसको कर सकते हैं कि ऑप्टिमाइजर खुद से रन टाइम पे पहले स्टैट्स गैदर करे फिर क्यूरी चलाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स खुद कैप्चर करने चाहिए और रेगुलरली कैप्चर करने चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो चेंज करेंगे 0 to 10 जो आप कह रहे हैं उसका क्या देखें, इफेक्ट ये होगा कि अगर हायर वैल्यू होगी तो ज्यादा डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करेगा, लोअर वैल्यू होगी तो कम स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करेगा। ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क देख चुके हैं जी। देन अलर्ट्स, इंटरप्राइज मैनेजर में आपको अलर्ट्स आते हैं जी इंटरप्राइज मैनेजर के होम पेज पे, और वो आपको ईमेल भी आ सकते हैं अगर आपने SMTP सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर कर लें। इंटरप्राइज मैनेजर में डेटाबेस के टैब पे अगर आप आए, होम पेज पे अगर आप आए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलर्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के अलर्ट्स, कोई टेबल स्पेस फुल हो गया है, कोई CPU कंजम्पशन हाई चलेगी, मेमोरी कंजम्पशन हाई चलेगी, कोई भी, जैसे नहीं हम देखें डिफरेंट इवेंट्स कैप्चर किए हैं, कोई फेलियर हुआ है डेटाबेस के अंदर, कोई डाटा फाइल करप्ट हो गई है या कोई भी ऐसी चीज करप्शन हुई है, तो उसने ये फेलियर डिटेक्ट किया और आपको ये अलर्ट आ गए। तो क्रिटिकल अलर्ट्स हैं 2 हमारे पास और एक वार्निंग है। तो ये अलर्ट्स कहाँ से आए, ये आपको AWR में जो डाटा है उसकी बेस पे आपको ओरेकल अलर्ट दे रहा है। तो हर घंटे के बाद AWR में जो डाटा आएगा उसकी बेस पे ओरेकल आपको अलर्ट सेंड करेगा। कोई भी रन टाइम पे कुछ अलर्ट्स ऐसे आते हैं जो कि AWR में डाटा आने का वेट नहीं होता, वो रन टाइम पे हर 10 मिनट बाद ओरेकल चेक करता है उनकी वैल्यूज को और फिर उस हिसाब से आपको अलर्ट सेंड कर देता है। तो अलर्ट्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ जी कि मेरी टेबल स्पेसिस पे बाय डिफॉल्ट वैसे सेट हुए होते हैं, लेकिन अगर आप अलर्ट सेट करना चाहें तो इंटरप्राइज मैनेजर में मैट्रिक एंड पॉलिसी सेटिंग्स का लिंक है, रिलेटेड लिंक्स में। तो इसमें देखें आपके पास बहुत सारे आपके पास हैं, जैसे आर्काइव एरिया परसेंटेज यूज 80% हो तो वार्निंग आए, 90% लेट से आप करते हैं जी तो आपको क्रिटिकल अलर्ट है। तो आफ्टर एवरी 15 मिनट्स ये चेक होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहते हैं जी CPU कंजम्पशन या IO जो है यूजर IO कितनी हो जाए तो आपको अलर्ट आए, इसी तरीके से CPU कंजम्पशन पे भी है, टेबल स्पेसिस की यूजेज पे है, बहुत सारे यहाँ पे अलर्ट्स हैं। टेबल स्पेसिस यूजेज में आपको बता देता हूँ, इंडिविजुअल टेबल स्पेसिस पे सेट कर सकते हैं या सारी टेबल स्पेसिस पे, यहाँ पे ऑल सारी टेबल स्पेसिस पे सेट हुआ है। 85% पे आपको वार्निंग आए, 97% फुल हो जाए तो आपको क्रिटिकल अलर्ट आए। तो आप इस तरीके से डिफरेंट बहुत सारे अलर्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो अलर्ट्स आपको इंटरप्राइज मैनेजर के होम पेज पे आएंगे और अगर आपने इंटरप्राइज मैनेजर में ईमेल भी कॉन्फ़िगर किया हो तो आपको वो ईमेल भी आ जाएगी, ये पर्टिकुलर इवेंट अगर हुआ डेटाबेस में। कैसे अलर्ट को टेस्ट कर सकते हैं, आप लेट्स एक टेबल स्पेस पे अलर्ट सेट करते हैं कि 20% फुल हो जाए तो वार्निंग आए, 25% फुल आ जाए तो क्रिटिकल अलर्ट आए। तो एक टेबल स्पेस बनाएं, उसमें छोटी डाटा फाइल रखें, उसमें डाटा पॉपुलेट करें, आप देखेंगे कि अलर्ट आपको इंटरप्राइज मैनेजर में आ जाएगा कि टेबल स्पेस फुल का कितने % फुल हो गया। तो अलर्ट्स आपको नोटिफिकेशंस कैसे हो सकती हैं, वो बाय ईमेल हो सकती हैं या आप इंटरप्राइज मैनेजर के होम पेज पे बाय डिफॉल्ट आती है। अलर्ट से कैसे रिएक्ट करते हैं आप, अगर if necessary you should gather more input, आप डिफरेंट एडवाइजर्स रन करके देख सकते हैं। जैसे करप्शन हो गया तो आपके पास बहुत सारे चेकर्स अवेलेबल है, वो रन कर लें, इन्वेस्टिगेट करें क्रिटिकल एरर्स, टेक करेक्टिव मेजर्स एंड एक्नॉलेज अलर्ट्स दैट आर नॉट ऑटोमेटिकली क्लियर्ड। कुछ अलर्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, कुछ को आपको क्लियर करना पड़ता है। तो अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसमें एक्नॉलेज का एक टैब होता है, वो कर देंगे तो वो अलर्ट फिर इंटरप्राइज मैनेजर में आपको नजर नहीं आएगा। लेट्स से कई दफा अलर्ट्स आप फिक्स भी कर देते हैं लेकिन आपको यहाँ पे इंटरप्राइज मैनेजर में नजर आ रहे होते हैं। लेट्स से इस पे क्लिक करते हैं,
ये क्लियर ओपन अलर्ट करेंगे, जैसे आपने फिक्स कर दिया होता तो क्लियर ओपन अलर्ट करेंगे तो वो फिर इंटरप्राइज मैनेजर नहीं होगा, में नहीं आएगा, वो आपको अलर्ट क्लियर हो गया। तो कुछ मैनुअली क्लियर करने होते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं जब आप उस इशू को फिक्स करते हैं। तो दो तरह के अलर्ट्स होते हैं जी, एक स्टेटफुल अलर्ट्स होते हैं जिनको थ्रेशोल्ड बेस्ड अलर्ट भी कहते हैं, और एक स्टेटलेस अलर्ट या इवेंट बेस्ड अलर्ट भी होते हैं। स्टेटफुल या थ्रेशोल्ड बेस्ड अलर्ट में आप थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई करते हैं, टेबल स्पेस 80% और 90% पे अलर्ट आए, इस सीपीयू कंजम्पशन पे, आईओ पे, वो स्टेटफुल अलर्ट्स हैं। इवेंट्स में क्या है, पर्टिकुलर इवेंट अकर हो तो फिर अलर्ट आए, ठीक है, पर्टिकुलर एरर आए यूजर को तो फिर अलर्ट आए, तो वो इवेंट या स्टेटलेस अलर्ट्स हैं। तो अलर्ट जो भी अलर्ट्स आएंगे वो डीपी आउटस्टैंडिंग अलर्ट्स में पहले जाएंगे, जब वो क्लियर हो जाएंगे तो डीपी अलर्ट हिस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक है। और मैनेजेबिलिटी मॉनिटर जो कि ये देख रहा होता है और अलर्ट्स आपको सेंड कर रहा है। स्नैपशॉट 2 वोल्ट का अलर्ट उस वक्त आता है जब आपका एक क्यूरी चली और उसको अंडू में डाटा नहीं मिला, अंडू में से डाटा एक्सपायर हो गया था, वो नहीं मिला, तो एक ये डीबी आउटस्टैंडिंग अलर्ट्स में वो वाले अलर्ट्स आएंगे जो कि आपको खुद क्लियर करने पड़ते हैं। अब स्नैपशॉट 2 वोल्ट एक दफा आ गया वो खुद ही, क्योंकि वो एक इवेंट बेस्ड अलर्ट था, जो इवेंट बेस्ड अलर्ट होते हैं वो आउटस्टैंडिंग अलर्ट्स में नहीं आते, वो अलर्ट हिस्ट्री में डायरेक्ट जाते हैं, और जो जिनको आपने क्लियर करना पड़ता है, जो थ्रेशोल्ड बेस्ड अलर्ट्स हैं, वो डीबी आउटस्टैंडिंग अलर्ट्स में आते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग अलर्ट्स में नहीं आएगा, ये फॉल्स। ओके जी, दैट्स इट।